योर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स गवर्नमेंट है, ये बुक जो है हमारी, उसकी यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमने यूनिट नंबर 1 कर दी है, उसके दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो अवश्य देखिए। तो देखिए यूनिट नंबर जो 2 है उसके बारे में जानते हैं। राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, रियासतों का एकीकरण एवं राज्य का भाषी आधार पर निर्माण, ये है हमारे चैप्टर का नाम। किन किन चीजों को समअप करने वाले हैं ये जानते हैं एक बार क्विक रिवीजन के साथ। देखिए इसमें हम परिचय यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे कि बेसिकली हम इसे पढ़ने क्या वाले हैं इस यूनिट के अंदर, पूरी की पूरी यूनिट के अंदर। इसके बाद हम जानेंगे स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास किस प्रकार का था, यानी जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी तो उस टाइम किस प्रकार की स्थिति थी भारत में, ये बात आ गई। आप देखिए स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के बारे में जानेंगे, यानी जब हमें आजादी प्राप्त हो गई थी, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, स्वतंत्रता सेनानियों के इतने ज्यादा सहयोग के बाद और इतने सारे वीरों के बलिदान के बाद जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, तो उस टाइम रियासतों को किस प्रकार से देखा गया और रियासतें किस प्रकार की समस्या हमारे सामने प्रस्तुत हुई थी और किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा इस समस्या का निधन किया गया था, इसे जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे जूनागढ़ के बारे में, हैदराबाद के बारे में, कश्मीर के बारे में, कि इन रियासतों का किस प्रकार से एकीकरण किया गया और ये रियासतें एक बड़ी समस्या किस प्रकार से उत्पन्न हुई। परंतु जितनी बड़ी भी समस्या हो, हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इस समस्या का निधन कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। राज्य के गठन और संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानेंगे कि राज्य का किस प्रकार से संवैधानिक रूप से गठन किया गया था। फिर हम जानेंगे भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग, यानी जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो एक समस्या ये सामने आई, पहले विभाजन की समस्या थी, फिर समस्या क्या आई, अब क्या भाषा के आधार पर क्या किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए, राज्यों का निर्माण किया जाए, तो ये समस्या इसे देखेंगे हम। इसके बाद हम जानेंगे 1956 के पश्चात अभी तक 15 नए राज्यों का गठन किया जा चुका है। इसके बाद हम जानेंगे कि नए राज्यों के गठन की मांग वर्तमान में भी चल रही है, यानी वर्तमान समय भी नए राज्यों की मांग अभी भी देखने के लिए मिलती है। चलिए परिचय को शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं संस्कृति के बारे में, तो संस्कृति कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, हमारी फीलिंग के साथ जुड़ी होती है। अब देखिए किस प्रकार से, अगर मान लीजिए आप कोई भी किसी भी देश के हो, किसी भी राज्य के हो, आप कोई भाषा बोलते हो, अपने गांव की भाषा बोलते हो, कोई हंसने लग जाता है, भोजपुरी बोलते हो, बिहारी बोलते हो, तो क्या अगर कोई हंसता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है, कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमें गुस्सा आ जाता है। तो उसी प्रकार से बताने का प्रयास ये है कि संस्कृति हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। देखिए मानव का गुण क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, संस्कृति की सुरक्षा करना एक आम बात है। संस्कृति की सुरक्षा कीजिए, उसे बचा के रखिए, साथ में उसकी वृद्धि करना, उसे बढ़ाना, ये बहुत ही बड़ा गुण होता है, स्वाभाविक गुण होता है मानव के अंदर। मानव क्या अपनी संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरों की संस्कृति को भी जाने। इससे क्या है कि हम दूसरे की संस्कृति को जानते हैं और दूसरा हमारी संस्कृति को जानता है। इससे क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है किसी व्यक्ति के साथ। अब आपको समझ आए संस्कृति के बारे में। चलिए अब जाते हैं स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास किस प्रकार का था, किस प्रकार की स्थिति थी भारत में। देखिए अगर आधुनिक काल की बात की जाए, जब आधुनिक काल की शुरुआत हो रही थी, मैं किस बात की शुरुआत हो रही है अब जानिए। उस टाइम क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, यानी पतन के चरम पर है, पतन आरंभ हो चुका है, खत्म होने वाला है मुगल साम्राज्य। अब अंग्रेजों का प्रभुत्व हुआ है, अंग्रेज शासन कर रहे हैं किस पे, भारत पे शासन कर रहे हैं। भारत की सीमाओं पर पूरा नियंत्रण किसका हो रहा है, धीरे धीरे अंग्रेजों का हो रहा है। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब कहीं ना कहीं रजवाड़ों को भी अपने में शामिल करेंगे तो क्या सीमाओं का विस्तार ज्यादा होगा, सीमाओं का विस्तार ज्यादा होगा, साथ में जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि जब राजा ही होगा उनके अंडर में तो राजा की बात सुनी जाएगी। और राजा के ऊपर अब कौन आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब समझ आ रहा है, कनेक्शन बिठाइए। अगर बात की जाए फिर
फिर अंग्रेजों को लगा कि अब थोड़ा थोड़ा राज्यों का विस्तार करना थोड़ा खत्म करना चाहिए। चलिए अब आगे समझिए इसके अंतर्गत होता क्या है, इनके द्वारा किन किन प्रांतों का निर्माण किया जाता है। देखिए, अंग्रेज सरकार ने 1919 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम प्रांतीय शासन का प्रावधान किया। 1935 के अधिनियम में 11 प्रांतों का यानी ब्रिटिश 11 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। जानते हैं कौन कौन से प्रांत हैं। देखिए, असम, बंगाल, बिहार, मुंबई, सेंट्रल पेरिस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट, उड़ीसा, पंजाब, सिंधु और जो है संयुक्त प्रांत, ये राज्य बनाए गए। क्या 11 प्रांतों का निर्माण किया गया। अब अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, जो गांधी जी हैं, गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों किस चीज के समर्थक थे ये जानिए। तो इनका ये कहना था कि जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, कस्बों में रह रहे हैं, गांवों में रह रहे हैं, उसे छोटे छोटे राज्यों में निर्माण कर दिया जाए, यानी छोटे छोटे राज्यों का निर्माण कर दिया जाए, ये बोला गया। परंतु इस बात को नहीं माना गया। देखिए, एनी बेरिस के द्वारा इस बात को नहीं माना गया 1918 में, और फिर उसके बाद इस बात को नहीं ही माना गया और राज्यों का निर्माण इस प्रकार से नहीं किया गया। चलिए अब आगे जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के बारे में, कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, यानी कब प्राप्त हुई थी ये जानिए। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी और संविधान सभा के सत्र को संबोधित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक भाषण दिया गया था। इसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, भाग्यवधु का चिर प्रतिष्ठित भेंट कहा जाता है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि अपने पेपर में ज्यादा लिख के आइए, बुक के साथ चीजों को और जोड़िए ताकि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके, अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें आप। तो देखिए, इसमें क्या हमने ये समझा कि अब भारत आजाद हो गया है, परंतु आपको पता है अंग्रेजों की चाल क्या थी। फूट डालो राज करो, क्या फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने ये बोला कि अब भारत आजाद होने जा रहा है, अब रजवाड़ों को भी आजाद कर दिया जाएगा। रजवाड़ों की मर्जी, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे तो वो भारत में शामिल हो, या तो स्वयं को स्वतंत्र रखें। अब क्या रजवाड़ों के अंदर कहीं ना कहीं ये आ गया कि हमें अपने वर्चस्व को बनाए रखना है, दोबारा से कायम करना है, तो हमें एक ही काम करना है, स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि उस टाइम पाकिस्तान का विभाजन हो ही रहा था भारत से, पर यह दिक्कत और आ गई, अगर रजवाड़ों का विभाजन होता तो भारत कितने खंडों में, कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाता। तो ये बात आपको बताई जाए, जो जिन्ना है वो ये कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि जो रजवाड़े हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। परंतु भारत ने समझा, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने ये समझा कि अगर हम सभी को स्वतंत्र कर देते हैं तो भारत की सीमाओं को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से बहुत ज्यादा ही खतरा होगा, है ना। अब मान लीजिए खतरा हो क्योंकि पाकिस्तान से दुश्मनी हो गई है, किस प्रकार से हो गई है, क्योंकि विभाजन हो गया है और विभाजन बहुत ही त्रासदी भरा हुआ था। महिलाओं का बलात्कार किया गया था, बच्चों को मारा गया था, माँ बेटियों को खुद ही उनके पिता के द्वारा, उनके पति के द्वारा गला घोट के मार दिया जाता था, और कभी कभार वो स्वयं कुएं में कूद के अपनी जान दे देती थी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने इन सब चीजों के लिए। किस लिए समझिए, ताकि उनका स्वभाव, उनका मान सम्मान बना रहे, अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए वो इस प्रकार के बलिदान को दे देती थी। तो अब मुझे बताइए, जब विभाजन इतना खतरनाक होगा तो क्या उस देश की अच्छी स्थिति होगी? क्या वो देश और दूसरा पड़ोसी देश क्या दोस्ताना संबंध होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि अब भारत कोई खतरा मोड़ नहीं लेना चाहता था। तो भारत ने क्या किया, जो भारत के लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे रियासतों के एकीकरण में, विलय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें एकीकृत किया, अपनी बातों के द्वारा समझाने का प्रयास किया और बहुत सारी रियासतें जो है मान गई। परंतु 3 रियासतों के विलय में बहुत ज्यादा समस्या आती है, परंतु हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस समस्या को भी समाप्त कर देते हैं और इन रियासतों का विलय भी भारत में कर देते हैं। तो देखिए, अगर बात की जाए किन रियासतों के विलय में समस्या आई, ये जानिए।
हैदराबाद कश्मीर और आपको जूनागढ़, इन 3 रियासतों के विलय में समस्या देखने के लिए मिलती है। हमने परिचय को समझ लिया और स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास भी समझ लिया। इसके बाद हमने स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के बारे में समझा। अब हम जानेंगे किन रियासतों के वजह से, जैसे कि भारत में समस्या आई थी, किन रियासतों को विलय में समस्या देखने के लिए आती है। तो देखिए जूनागढ़ की बात करना शुरू करते हैं। देखिए जूनागढ़ दक्षिण पश्चिम गुजरात के काठीवाड़ा प्रायद्वीप में स्थित जो है वो एक रियासत है। क्या? जो पश्चिम गुजरात के काठीवाड़ा में प्रायद्वीप में स्थित एक रियासत है जूनागढ़। अब देखिए इसमें जो शासक है वो मुसलमान है। ये देखिए यहाँ का शासक मुस्लिम था, जबकि यहाँ की अधीनस्थ जनता जो थी वो हिंदू थी। अब जो शासक कर रहा है, शासक जो है वो मुस्लिम है और जनता क्या है, हिंदू है। अब देखिए समस्या क्या आती है जानते हैं। जूनागढ़ की सीमा पाकिस्तान से एकदम नहीं मिलती थी। अब नवाब ने क्या तर्क दिया ये जानिए। नवाब ने बोला समुद्र मार्ग के द्वारा हम पाकिस्तान में जा सकते हैं, और इन्होंने मंसूबा बनाया था पाकिस्तान में शामिल होने का, यानी इच्छा बनाई थी। मंसूबा का मतलब ये होता है। तो देखिए इसमें बात की जाए कि नवाब ने तर्क दिया कि जूनागढ़ से समुद्र मार्ग द्वारा जो है पाकिस्तान में जा सकता है। नवाब मोहम्मद खान और उनके दीवान शाहबाज भुट्टो ने पाकिस्तान में जो है मिलने का मंसूबा बना रखा था। 14 अगस्त 1948 को नवाब ने पाकिस्तान में मिलने की जो है घोषणा कर दी थी। क्या? विलय पत्र के द्वारा घोषणा कर दी है 14 अगस्त 1947 को। अब इनकी बात को मान भी लिया जाता है। 13 सितंबर 1947 को इनकी बात को मान लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि देखिए पाकिस्तान में मिलने के लिए पाकिस्तान ने मान लिया कि हाँ जूनागढ़ जो है पाकिस्तान में मिल सकता है। इसके बाद देखिए मंजूरी दे दी गई। जूनागढ़ की अधीनस्थ रियासत मंगोल जो होगी बाबरियाबाद ने इस कदम का क्या विरोध किया, नाराज हुई इस कदम से। जो मंगोल है और बाबरियाबाद ने इस कदम में नाराज होकर जूनागढ़ से आजादी की घोषणा कर दी। कहते हमें आजाद होना है, हमें जूनागढ़ में नहीं रहना है, अब हम जूनागढ़ से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि सभी से पूछा नहीं गया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। 14 अगस्त 1947 को कह दिया गया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे और विलय पत्र पे जो है हस्ताक्षर कर देंगे। तो 13 सितंबर 1947 को इनकी बात को मान लिया गया। तो इस बात पे मंगोल जो है और साथ में बाबरियाबाद जो है ये दोनों ही नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें जो है यहाँ हैदराबाद से स्वतंत्र होना है, अलग होना है। तो ये क्या होता है कि क्या कहते हैं ये जानिए। जो नवाब होता है वो क्या करता है, वो दोबारा से अपनी सेना को भेजता है वहां पे और उन दोनों ही क्षेत्रों को वापस से जीत लेता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, एवं भारत में विलय की इच्छा। अब देखिए इसके बाद इन दोनों ने, किसने, मंगोलों ने और बाबरियाबाद ने, इन दोनों ने भारत में विलय की अपनी इच्छा प्रकट की। इन्होंने बोला कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। अब इसके बाद देखिए जूनागढ़ में नवाब ने इन दोनों ही अधीनस्थ रियासतों पर वापस से कब्जा कर लिया सेना को भेजकर, और इन दोनों ही अधीनस्थ रियासतों पर कब्जा वापस कर लिया। और बीबी मैनन ने जूनागढ़ में दीवानी देखिए जो बीबी मैनन है वो भारत के थे, वो गए और उनने जो नवाब हैं उन दोनों को समझाने का प्रयास किया कि आप भारत में शामिल हो जाइए, परंतु ये बातों को नहीं समझते हैं। तो ये कहते हैं चलिए जनमत संग्रह करवा लिया जाता है, सार्वभौम व्यस्त मत अधिकार करवा लिया जाता है। कौन सी जनता पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है और कौन सी जनता जो है हिंदुस्तान में शामिल होना चाहती है। तो जब करवाया जाता है, देखिए इसका परिणाम क्या होता है, 20 फरवरी 1948 को जनमत करवाया जाता है और जनमत में 90% जनता जो है, 91% जनता जो है वो भारत में शामिल होना चाहती है। तो इससे क्या होता है कि हैदराबाद का विलय भारत में हो जाता है इसी प्रकार से। अब देखिए बात की जाए, अब देखिए जूनागढ़ का विलय जो है भारत में आता है। अब जानते हैं हैदराबाद के बारे में। हमने जूनागढ़ के बारे में जाना है, अब हैदराबाद के बारे में जानेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अब जूनागढ़ के नवाब के बारे में जानते हैं। इसमें भी यही होता है कि यहाँ की जो जनता होती है वो हिंदू होती है और जो शासक होता है वो मुसलमान होता है, जिसे नवाब का निजाम कहा जाता है। अब देखिए निजाम जो होता है वो दौलतमंद लोगों में शुमार होता है, बहुत ही दौलतमंद होता है और वो बहुत ही क्रूर होता है। जनता पे बहुत ज्यादा ही क्या करता है, जनता को परेशान करता है, जनता का शोषण करता है, जनता उससे बहुत ज्यादा परेशान
परेशान रहती है। निजाम चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, उसकी आजादी बनी रहे, ऐसे ही लोग उससे डरते रहे और उसका शासन ऐसे ही होता रहे हैदराबाद में। अब देखिए हैदराबाद में क्या होता है कि जब वहां पे भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वहां जाते हैं और कहते हैं कि आप भारत में शामिल हो जाइए, समझाने का प्रयास करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, परंतु वो उनकी बातों को नहीं समझते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं और आप बोल सकते हो घमंडी होते हैं। वहां की जनता बहुत परेशान होती है क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ही दयनीय व्यवहार किया जाता है और सभी लोगों के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ, वयस्कों के साथ, सभी के साथ बहुत ही दयनीय व्यवहार किया जाता है जब वहां पर आंदोलन होता है कि हमें भारत में शामिल होना है। अब वो क्या कहते हैं, हमें भारत में शामिल होना है, तो नवाब क्या करता है कि वहां पर अपने अर्ध सैनिक बल को भेज देता है जिसे रजाकार कहा जाता है। रजाकार वहां पे महिलाओं का बहुत शोषण करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, महिलाओं को मारते पीटते हैं और साथ में वहां के पूरे धन को अपने पास रख लेते हैं और लोगों का बहुत ज्यादा ही शोषण करते हैं। तो भारत यहाँ पे पोलो नाम की सेना को भेजते हैं वहां पर और वहां पर जाके भारत जो है उनके साथ युद्ध करते हैं। तो हैदराबाद के जो निजाम है उनकी सेना के साथ और भारत की सेना के साथ बहुत ही घमासान युद्ध होता है। बाद में निजाम आत्मसमर्पण कर देता है और इसी प्रकार से विलय हो जाता है भारत में इनका भी। चलिए अब कश्मीर को जानना शुरू करते हैं कि कश्मीर के अंतर्गत किस प्रकार से कश्मीर का विलय भारत में हुआ। तो देखिए 84,741 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला कश्मीर 4 लाख जनसंख्या वाली एक महत्वपूर्ण रियासत थी। आप ये देख रहे हो कि 84 लाख जो है 741 वर्ग मील में फैला हुआ जो कश्मीर है उसकी 40 लाख जनसंख्या थी। अब देखिए इसमें बात की ये महत्वपूर्ण रियासत थी। इस रियासत के राजा जो है वो हिंदू हैं, जो है हरि सिंह जो है वो हिंदू हैं और बात की जाए जनसंख्या की तो लगभग 3/4 जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है, यानी राजा हिंदू और जनसंख्या जो है 3/4 वो मुस्लिम है। अब देखिए महाराजा कश्मीर की स्वायत्तता की आशा रखते थे, यानी वो कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके प्रभुत्व के अलावा किसी और का प्रभुत्व भी हो, यानी कश्मीर पे उनका एकमात्र वर्चस्व रहे और वो राजा के सिंहासन पे इसी प्रकार से विराजमान रहे। तो ये नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में या भारत में शामिल हो, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। अब देखिए अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए महाराजा हरि सिंह ने माउंटबेटन गांधी जी की सलाह के विपरीत भारत पाकिस्तान में, देखिए जो माउंटबेटन है और गांधी जी की सलाह को नहीं माना। माउंटबेटन और गांधी जी ने ये कहा कि आप भारत में शामिल हो जाइए, परंतु इनकी आशा ये थी, इनकी इच्छा ये थी कि वो स्वतंत्र रहें। तो इसके बाद क्या हुआ अब ये जानिए। तो फिर हुआ कि भारत या पाकिस्तान में एक यथावस्थित समझौता कर लिया। अब या तो आप इसमें शामिल हो चाहे आप इसमें, या तो आप भारत में शामिल हो या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो। तो वो नहीं चाहते थे, ये बताया गया। परंतु भारत ने देखो और प्रतीक्षा करो, ठीक है, देखिए भारत ने इस नीति को अपनाया, देखो और प्रतीक्षा करो। भारत ने कुछ नहीं किया, भारत ने बोला अपने आप ही पता चल जाएगा। इसके बाद क्या है, लुक एंड वॉच की नीति को अपनाया। इसकी नीति अपनाएगी पाकिस्तान मुस्लिम बहुलता को आधार बनाया। अब पाकिस्तान को ये लगा जब 3/4 जनसंख्या जो है मुस्लिम है कश्मीर में, तो नॉर्मल सी बात है कि वो शायद पाकिस्तान के क्षेत्र में जाए। पाकिस्तान को इस प्रकार का मानना था, गलतफहमी थी, परंतु कश्मीरी अपने आप को जातीय आधार पर ना समझ के सबसे पहले स्वयं को कश्मीरी मानते हैं, अपनी स्वतंत्रता को बचाना चाहते थे। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि अब जो ये कश्मीर बोल रहा है कि वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता, तो अब क्या किया जाए, कश्मीर को किस प्रकार से पाकिस्तान का अंग बनाया जाए। अब देखिए क्या क्या पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान ने जो है 22 अगस्त 1947 को हजारों काबिली पठानों को धीरे धीरे कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया। अब वो पठान धीरे धीरे कश्मीर को पूरी तरीके से घेर लिया और फिर क्या है, जो राजा हरि सिंह है वो असमर्थ है क्या करने के लिए कि सेना के साथ लड़ पाने में, अपनी स्वतंत्रता को बचा नहीं पाएंगे। अब वो पूरा का पूरा ये डर था कि कहीं जो कश्मीर है उसका विलय पाकिस्तान में ना हो जाए। तो हरि सिंह ने आके भारत में अपील की, माउंटबेटन से कहा कि कृपया आप हमारी सैन्य रूप से सहायता कीजिए, यानी सेना को भेज के हमारी सहायता कीजिए। तो माउंटबेटन ने कहा कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के तहत हम आपकी सहायता
तभी कर सकते हैं जब आप विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दोगे। तो देखिए, अब विलय के सहमति पत्र 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जो है विलय के सहमति पत्र पर जब कहा गया तो हस्ताक्षर कर दिया गया। अब देखिए, जो कश्मीर है उसे कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे, परंतु 370 को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 9 अगस्त 2019 को 370 को हटा के उनको जो विशेष प्रावधान थे उसे हटा दिया गया। अब वो जो है सामान्य है। अब जानेंगे हम राज्य के गठन का संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार का था। चलिए जानना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया, है ना, इंडिया राज्य का संघ होगा और रूप में उल्लेखनीय किया जाएगा, इसका उल्लेख किया जाएगा, ये बोला गया अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधकों और शर्तों पर जिन्हें वे ठीक समझे भारत संघ में नए राज्यों का जो है प्रवेश और उनकी संस्था जो स्थापना कर सकेंगे। और इसके बाद अनुच्छेद 3 में संसद जो है विधि द्वारा किसी भी राज्य के भीतर नए राज्यों को लाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं, राज्यों को छोटा किया जा सकता है, एक साथ 2 राज्यों को शामिल करके एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए, इस प्रकार से चीजों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री के बिना आदेश के बिना इस कार्य को नहीं किया जाएगा। चलिए अब आगे समझते हैं भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग क्या होती है। देखिए, भाषा के आधार पे नए राज्यों की मांग हो रही थी, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों को इस प्रकार का भय था क्योंकि अभी विभाजन के इतने खतरनाक परिणाम हुए थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो वो ये सोच रहे थे कहीं अगर उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर दिया तो ये पूरा जो देश है वो छोटे छोटे प्रांतों में बढ़ जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो भारत में कहीं ना कहीं एकता की कमी हो सकती है, बंधुत्ता की कमी हो सकती है, राष्ट्र की भावना खत्म हो सकती है। तो ये डर था उनके अंदर, तो इसीलिए वो क्या चाहते थे कि ना करे, बातों को टाल रहे थे। तो उस टाइम देखने के लिए मतलब अक्टूबर में 1952 में जो है पोटी श्रीराममुलु जो कांग्रेस के ही अध्यक्षों में से नेताओं में से एक होते हैं, वो जो है आमरण शैया पर बैठ जाते हैं। और आमरण शैया पे बैठ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मद्रास की जगह एक नए राज्य का निर्माण किया जाए, तो वो था आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए, तेलुगु भाषा के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए। तो 56 दिन की हड़ताल में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो 3 दिन होते हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं, क्योंकि जनता का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर होता है और जनता बहुत ज्यादा मारने के लिए तैयार हो जाती है। फायरिंग होती है, जनता को खूब मारा जाता है, कई सैनिकों की जान भी जाती है, पुलिस वालों की भी हत्या होती है और जनता बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर उनकी मृत्यु होती है। तो ये देखते हुए क्या किया जाता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, अगर आपके मन में आ रहा होगा मैम ये 56 दिन की हड़ताल थी तो क्या भारतीय सेनानियों ने कुछ किया नहीं, उन्होंने क्यों नहीं जो है राज्य का निर्माण कर दिया। तो देखिए, जब पहले शुरू में जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं को लगा कि बाद में जो पोटी श्रीराममुलु हैं वो समझ जाएंगे और वो हट जाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, 10-20 दिन तक रहेंगे। परंतु जब 40 दिन बीत जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को डर लगने लग जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना इनसे बात विचार किया जाए, परंतु वो बाद में सोचते ही हैं इसके बारे में, परंतु 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। आप देखते हो कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 56 दिन की हड़ताल में इनकी मृत्यु हो जाती है और जनता के अंदर आक्रोश बढ़ने लग जाता है। फिर उसके बाद जब आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया 1953 में, तो अन्य राज्यों में भी यही हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, वहां पर भी मांग जो है आरंभ हो गई। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। 1956 के पश्चात अभी तक कितने राज्यों का गठन किया गया है।
तो देखिए इसमें जानते हैं 1956 के पश्चात अभी तक जो है 15 नए राज्यों का गठन किया गया है। कौन कौन से ये जानिए। गुजरात 1968 में किया गया था, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में, जो है सिक्किम जो है 1975 में, जो है मिजोरम जो है 1986, अरुणाचल प्रदेश 1987, जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000, तेलंगाना 2024। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्यों का 15 नए राज्यों का जो है गठन किया गया है। तेलंगाना का जो है 2014 में इसका गठन किया गया है। और देखिए इन चीजों का आपने समझा जो 15 नए राज्यों का गठन किस प्रकार से किया गया है 1956 में। अब बात की जाए कि नए राज्यों की मांग कौन कौन सी है। इस टाइम नए राज्यों की कौन कौन सी मांग की गई है, चलिए जानिए। हरित प्रदेश की मांग की गई है, कुरुग प्रदेश की मांग की गई है, मिथिलांचल की मांग की गई है, सौराष्ट्र की मांग की गई है, बुंदेलखंड की मांग की गई है, तेलंगाना की, तमिलनाडु की मांग की गई है, कौशल राज्य की मांग की गई है, ग्रेट कोची बिहार की मांग की गई है, पूर्वांचल की मांग की गई है, जो है मरु देश की मांग की गई है, विध्वंस प्रदेश की मांग की गई है। इस प्रकार के राज्यों की मांग की गई है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।